क्या होता है कि जैसे आपका क्या होता है डीसी जन, हमने बताया आपको कि जो आपका जो आपका इंडक्शन मोटर है इसकी संरचना लगभग आपकी डीसी मोटर से मिलती जुलती है। ठीक है, इसमें क्या था आपका, ये आपका डीसी मोटर हो गया और ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या था आपका स्टेटर था, इसमें भी क्या आपका स्टेटर था। ठीक, इसमें क्या था आपका आर्मेचर, इसमें क्या आपका रोटर। ठीक, इसमें क्या होता था बेटा आपका कम्यूटेटर होता था, किसका बना था, हार्ड रॉक कॉपर का बना था, है ना। इसमें होता है बेटा आपका स्लिप रिंग। क्या होता है, स्लिप रिंग। जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप रिंग करता है। ठीक बेटा, किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का, फास्फर ब्रांच का। अब देखो इसमें स्लिप रिंग की वैल्यू कितनी होती है, इसमें होती है 3। कितनी होती है स्लिप रिंग, इसमें कितने यूज करते हैं, 3 यूज करते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या था, इसमें भी हम लोग क्या करते थे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी क्या करोगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे। ठीक, तो ये कुछ तुलना हो गई आपके डीसी मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है, अच्छा इस अगर हम बात करें इसकी शाफ्ट की, शाफ्ट होता है ना जिसपे रखा जाता है रोटर, वो किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो बेटा ये बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक, स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, स्टेटर सिलिकॉन स्टील। रोटर आपका किसका बना होता है, ये भी सिलिकॉन स्टील का बनेगा। ठीक है, फ्रेम किसका बनता था, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें जो रोटर होता है, किसमें, इंडक्शन में, 3 फेज इंडक्शन में। एक होता है आपका, ये तो डीसी है ना, नहीं तो हमने लिख दिया ना 3 फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। ठीक, इसमें होता है आपका स्लिप रिंग, स्लिप रिंग रोटर होता है, और एक होता है आपका स्क्वायरल केज। ठीक, स्क्वायरल केज में हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का यूज करते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर की रॉड्स बनाई जाती हैं, समझ रहे हो। स्क्वायरल केज में जो आपकी ये होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एल्युमिनियम और कॉपर की बनती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ठीक, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं स्लिप की। स्लिप क्या होती है, क्योंकि स्लिप से बेटा क्वेश्चन आपके आते हैं। स्लिप क्या कह सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को हम लोग स्लिप कहते हैं। ठीक, स्लिप बराबर, स्लिप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक, ये होगा आपका एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक, यहां पे क्या है, एन एस क्या आपकी सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड क्या वैल्यू होती है, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। और जो आपका रोटर होता है उसकी स्पीड को हम लोग बोलते हैं एन आर। ठीक है,
अब हमेशा क्या होता है कि जो NS होता है वो NR से बड़ा होता है, ठीक है। किस कारण? एयर गैप के कारण, ठीक है। क्या होता है, जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एयर गैप से होके जाता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है वही रोटर पे दिया जाता है तो उसकी स्पीड कम रहती है, ठीक। अच्छा, अब देखो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या होती है कि रोटर आपका चल नहीं रहा है, रुका मतलब स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रोटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, NR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लिप क्या हो जाएगी, NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक, ये होता है ना। अब NR यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, NS अपॉन NS इक्वल टू 1, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको क्योंकि आप कंपटीशन में तैयारी करा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। देखिए क्या होता है कि नो लोड पर स्लिप का मान क्या होता है, जब लोड नहीं है, ठीक है, जब लोड आपका नहीं है तो उस कंडीशन पे स्लिप का मान क्या होगा, ठीक। ठीक, उस कंडीशन पे स्लिप का मान क्या होगा, ठीक। देखो नो लोड पे मतलब लोड नहीं है, जब लोड नहीं है, जब लोड आपकी नहीं है तो क्या होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन होगी, रोटर रुका हुआ होगा तो स्लिप का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और जब लोड है फुल लोड पर, एस का मान क्या होता है, ये होता है आपका 2% से लेकर 5%, ये याद रखना। जब जनरली जो स्लिप का मान होता है इंडक्शन मोटर पे फुल लोड पे वो कितना होता है, 2% से लेकर 5% होता है, ठीक है। क्या है ये आपका स्टेटर और ये आपका रोटर, तो ये आपका एयर गैप कहलाएगा ना। तो एयर गैप को जो हम इंक्रीज करते हैं, एयर गैप को जब हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एयर गैप को बढ़ाने पर मतलब इनके बीच में जो स्पेस है उसको हमने बढ़ा दिया तो पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है, याद रखना हमेशा। जब एयर गैप को आप बढ़ा दोगे तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, कम होगा, और जब एयर गैप को घटाओगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा होता है। ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की और स्टेटर की वो समान होती है। कैसे, देखिए एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है, ये आपकी क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहो या स्टेटर फ्रीक्वेंसी कहो, ठीक है, और ये आपकी स्लिप हो गई, ठीक। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में 1 स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे अगर हम एस की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। तो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो स्लिप की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है रोटर की वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के समान होती है, ठीक है। अच्छा चलो अब बात करते हैं
हमने आपको क्या बताया कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल के समान आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अर्थ मीन्स जैसे मान लीजिए आपका ये आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक। तो यहाँ पे N1 टर्न्स होंगे इसके और ये आपके N2 टर्न्स होंगे। ये आपकी क्या होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी क्या हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। अब क्या होता है कि अब ये तो आपका ट्रांसफार्मर का हो गया, ठीक। अब इसमें क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग की जगह क्या होता है स्टेटर होता है, क्या होता है स्टेटर होता है और इसकी जगह आपका रोटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके टर्न्स को N1 बोलेंगे, इसके टर्न्स को N2 बोलेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तुमको जो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो नो लोड करंट होती है I0, इसकी वैल्यू क्या होती है फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5%, ये बताई थी ना फुल लोड, ठीक। लेकिन इसमें अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें जो I0 की वैल्यू होगी बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी वो ज्यादा होगी। वो कितनी होती है 30% से लेकर 50% ऑफ फुल लोड करंट, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। जो I0 की वैल्यू होगी सिमिलरिटी सम सेम है, ठीक। तो ये जो I0 इंडक्शन मोटर में जब हम बात करेंगे तो इस I0 की वैल्यू क्या होगी 3% से लेकर 50% ऑफ फुल लोड करंट की होगी, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अगर इसका ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, अगर प्राइमरी के लिए कहेंगे तो E1 इक्वल टू 4.44 FN पाई होता है, यही तो होता है। यहाँ पे N1 कर दो, ठीक। और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए निकालते तो क्या होता था 4.44 FN2 पाई होता था। इनको डिवाइड कर देते थे तो क्या होता था E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये होता था नहीं होता था। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अल्टरनेटर जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा तो क्या बताओगे आप, बताओ। हमने बताया था ना आपको, याद है कि नहीं याद है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर हम स्टेटर की बात करें तो ये होगा आपका E1, क्या होगा E1, ये होगा आपका 4.44 KC KD, ठीक है। KC KD FN1 और 5 क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में? यहां पे अगर हम F की जगह यहां पे जो FS ये हो जाएगा आपका FS मतलब क्या है देखिए स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक। और अगर हम रोटर की ईएमएफ की बात करें तो ये होगा आपका E2 इक्वल टू 4.44 KC KD FR N2, ये होगा, ठीक। समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉइल स्पैन, क्या बोलते हैं कॉइल स्पैन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर,
ठीक, ये आपकी क्या है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें, आपस में डिवाइड कर दिए, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसमें भी मिलता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 upon I2 V2 अपॉन V1 I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। इसी को हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को, जब हमको रोटर की करंट और सबको निकालना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, भगवान श्री राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं जय श्री राम। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर करेंगे। कोशिश करेंगे पहले हम जितनी मोटरें हैं आपकी, चाहे आपका अल्टरनेटर हो, चाहे आपका सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे आपका डीसी मोटर हो, चाहे आपका सिंगल फेज मोटर हो, चाहे आपका इंडक्शन मोटर हो, उसको 1 हफ्ते में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और कोशिश करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोशिश करेंगे कि एक लाइनर में सबको एक चीज बताएं आपको। ठीक है, इतना टाइम आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, जो आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मोटर। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक मोटर। पूरे वर्ल्ड में 80% इंडस्ट्रियल के लिए आपकी ये मोटर यूज होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल मोटर। और ये मोटर जो होती है, ये प्योर एसी होती है। क्या होती है, ये प्योर एसी होती है, मतलब प्योर एसी पे काम करेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्योर एसी मोटर होती है, प्योर एसी मोटर। ये आपकी क्या होती है, प्योर एसी मोटर होती है। ठीक, अब ये किसके सिद्धांत पे काम करती है, ये आपके फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। ये क्या करेगी, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करती है। ठीक, अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आपका 3 फेज, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो ट्रांसफार्मर के समान है। ठीक है, क्या है, सिमिलर टू वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर टू ट्रांसफार्मर। ठीक बेटा, इसका जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है, ट्रांसफार्मर के समान है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो क्या कहेंगे, ये भी किस पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो उसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोन एज
डायनेमिक ट्रांसफार्मर। ठीक, अब मुद्दे की बात करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टेटर और एक होता है आपका क्या होता है, रोटर होता है। स्टेटर पे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? 3 फेज। इस पे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। और 3 फेज वाइंडिंग क्या होती है? देखिए 3 फेज कनेक्शन क्या होते हैं आपके? 2 होते हैं, एक होता है डेल्टा, एक, ठीक। तो इस पे स्टेटर पे हम लोग कौन सी वाइंडिंग करते हैं? डेल्टा वाइंडिंग करते हैं। कौन सी करते हैं? डेल्टा वाइंडिंग। और रोटर पे हम लोग कौन सी करते हैं? स्टार कनेक्शन करते हैं। समझ में आया? अब क्या होता है बेटा कि हमने, अब देखो स्टेटर बनता किसका ये भी जान लीजिए आप। स्टेटर बनता है आपका सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का। और जो रोटर भी होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का बनता है। ठीक, अच्छा। अब क्या होता है, हम लोग स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं। स्टेटर पे क्या करते हैं हम लोग? 3 फेज सप्लाई देते हैं। ठीक, तो देखिए 3 फेज सप्लाई क्या हो गया? 3 फेज जैसे ये है, जैसे आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन बेटा ये भी पूछता है, जैसे ये हो गया आपका आर वाई और ये बी, तो 2 फेजों के बीच में कितना कालांतर होता है? 120 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2 फेजों के बीच में कालांतर कितना होता है? 120 डिग्री का। ठीक, तो हमने इस पे जब 3 फेज सप्लाई दी तो इसमें क्या होता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब जब हमने स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दे दी तो क्या होता है? इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, अब देखो जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड किससे बनेगा? फ्लक्स से बनेगा। तो जो आपका जो फ्लक्स होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, ये जो स्टेटर में जो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, 3 होंगे ना। एक क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए φ1 की बात करें तो φ1 क्या होगा? φ मैक्स sin ओमेगा टी होगा। ठीक, दूसरा फ्लक्स क्या होगा? φ2 इक्वल टू φ मैक्स sin ओमेगा माइनस 120। बताया था ना तुमको, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और तीसरा फ्लक्स क्या होगा? φ मैक्स sin ओमेगा टी प्लस 120 हो जाएगा। बताया था। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है उसको बोलते हैं फाई आर। अगर इन तीनों को सबको हम जोड़ेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाई आर। क्या बोलते हैं? फाई आर। तो ये जो फाई आर की वैल्यू होती है ये होती है 3/2 ऑफ मेन फ्लक्स। जो मेन फ्लक्स है उसका 1.5 गुना होता है। रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है मेन फ्लक्स का 1.5 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा रोटेटिंग, वो क्या होता है? उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। वो क्या होती है? ns इक्वल टू 120 f/pu। ठीक है, अच्छा। अब इसमें भी क्या होता है? इंडक्शन मोटर में भी एक ढांचा होता है, फ्रेम होता है। ठीक, देखिए फ्रेम,
देखिए जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, इसकी संरचना जो होती है आपकी डीसी मोटर से मिलती जुलती है। इसकी संरचना जो होती है आपकी डीसी मोटर से मिलती जुलती है। क्या? उसमें भी स्टेटर होता है, इसमें भी स्टेटर होता है, उसमें आर्मेचर होता है, इसमें क्या होता है? रोटर होता है। दोनों घूमने वाले भाग हैं। ठीक। अच्छा, जो फ्रेम होता है जिसमें, ठीक, तो वो क्या होता है, किसका बना होता है? छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए किसका? कास्ट आयरन का बनेगा। किसका बनेगा? कास्ट आयरन। और बड़ी के लिए स्टील। कास्ट स्टील। गुड, याद है तुम्हें। अब एक क्वेश्चन हमने और पूछा था बेटा कि इसमें एयर गैप होता है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है? एयर गैप होता है। उस एयर गैप को पार करके आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटर पे जाता है, तो रोटर उसके रिएक्शन में होती है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटर आपका घूमने लगता है। ठीक है। तो हमने पूछा था कि एयर गैप किसमें ज्यादा होगा? एयर गैप डीसी मोटर में, इसमें भी एयर गैप होता है, इसमें भी होता है। एसी मोटर में ज्यादा। इसको एसी मोटर बोलते हैं। किसमें गैप ज्यादा होता है? इसमें। एसी मोटर में। एसी मोटर में एयर गैप ज्यादा होता है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। कल लेक्चर में इसके आगे के पार्ट्स क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टार्क की। ठीक है। देखो टार्क आपका दो होता है। एक होता है टार्क, इसमें हम लोग दो टार्क पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका स्टार्टिंग टार्क, दूसरा पढ़ेंगे आपका रनिंग टार्क। एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क और दूसरा होता है रनिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क में क्या होता है? रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा। ठीक। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों किससे? टीएस से। किससे? टीएस। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी आर। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। टार्क। देखिए बच्चों, वैकेंसी आ गई है बिहार की। आप लोग मेरे लेक्चर को पढ़िए, देखिए, समझिए, और हर एक टॉपिक को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हर एक टॉपिक को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। चलिए, टार्क। देखिए डीसी मोटर में आपने क्या पढ़ा था? डीसी मोटर में आपने पढ़ा था T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, ये पढ़ा था। ठीक। लेकिन वहां पे डीसी थी, ठीक, इसलिए वहां पे पावर फैक्टर नहीं था। लेकिन यहां पे आपका एसी है, इसलिए इसमें पावर फैक्टर आएगा, रिएक्टिव पावर आएगी। ठीक। तो यहां पे जो टार्क हो जाएगा वो हो जाएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए कॉस फाई। तो इसमें जो टार्क का रिलेशन होगा वो होगा आपका T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए कॉस फाई। मतलब इस रिलेशन से ये पता चलता है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? I2 कर दो। ठीक है। ठीक। वहां पे आर्मेचर था, यहां पे रोटर है, तो IR कर सकते हैं हम, तो यहां पे हम IR कर देते हैं। और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। इन्हीं तीनों का रिलेशन का प्रयोग हम लोग करेंगे टार्क निकालने में। ठीक है। अब देखिए टार्क इज इक्वल टू क्या हो गया? अब देखिए टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई टू कॉस फाई। अब देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है,
कैसे 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 बताओ? देखो तुमने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, पढ़ा था हाँ कि बटा जब फ्लक्स कटेंगे तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मतलब क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपके फाइव के। ठीक, तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाइव। ठीक है, यहां पर टार का इक्वेशन मिल गया। ठीक, चलो अब देखो यहां पे हमने तुमको बताया था कि E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई जेड होगा। तो क्या आ जाएगा, I2 Z2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें I2 की, तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन Z2 होगा। ठीक, और cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई Z होता है, तो क्या हो जाएगा, R2 बाई Z2 होगा। ये वैल्यू उठा के इसमें हम रख देते हैं। ठीक, तो आपको टार का इक्वेशन क्या मिलेगा, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 बाई Z2 R2 बाई Z2। क्लियर है? अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 होगा ना, सेक्टर स्क्वायर। ठीक। अब इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, K लगाएंगे, K E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ठीक, और बेटा जो K की वैल्यू होती है ये होती है आपकी 3 अपॉन 2 पाई NS। ठीक, या 3 अपॉन ओमेगा S। ठीक, ये भी होता है रिलेशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका टीएस कर दो, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क है। ठीक है, तो टीएस इक्वल टू, अब ये वैल्यू हम रख देंगे उठा के, तो 3 अपॉन 2 पाई एम एस E2 स्क्वायर बाई R2 बाई Z2 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका टार्क का इक्वेशन। अब बेटा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है किस पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान दो, टी एस इक्वल टू क्या है आपका 3 अपॉन 2 पाई एन एस E2 स्क्वायर R2 बाई Z2, यही तो है स्टार्टिंग टार्क। अब देखो क्या होता है बेटा कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो डिपेंड करेगा आपका किस पे, E2 स्क्वायर पे। मतलब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, V स्क्वायर। समझ लो, वोल्ट मतलब स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज पे। ठीक, और यहां पे जो स्टार्टिंग टार्क हो जाएगा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, मतलब रोटर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, ये हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या है, ठीक, तो आपको बेटा सिर्फ कंडीशन पढ़नी है, क्योंकि आप लोग आईटीआई बच्चे हो। ठीक, डिप्लोमा बीटेक के तो नहीं, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है, पूरा डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो हम आपको कंडीशन बता देते हैं मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या है। ठीक, देखिए ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग टार्क
क्या कंडीशन होगी, R2 इज इक्वल टू X2, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस बराबर रोटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अच्छा बेटा ध्यान दो, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क में रेशियो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, इसको उठाते हैं, उठा लें। अब देखो मैक्सिमम कंडीशन की क्या कंडीशन थी, ये थी, तो यहां पे अब देखो Z2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। इसी फंडामेंटल पढ़ाया था तुमको, हमने पढ़ाया था ना। तो अगर यहाँ पे R2 X2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 रखते थे ना X2 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, उसमें रख दी, तो क्या हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे हम लोग TM, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, TM इक्वल टू 3/2 पाई NS, और ये हो जाएगा आपका E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक, तो इसको K रखो, यहाँ पे इसको हमने K रखा, कांस्टेंट है ना, तो एक ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो TM इज इक्वल टू क्या है आपका, K टाइम्स E2 स्क्वायर बाई 2R2, ये आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, यहां पे ये भी कर सकते हो ना कि E2 स्क्वायर बाई 2X2 भी तो हो सकता है बाय दिस इक्वेशन। तो उसको आप दो फॉर्म में आप मैक्सिमम टार्क मिल गया। अब स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क में रिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, रिलेशन होता है। देखिए ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क हो गया। तो अगर हम लोग का रिलेशन निकालें, चलो यही निकाल देते हैं, जगह मुझे उनका काम खत्म, समझो, उनका काम खत्म। अब देखो ये मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क हो गया, और ये आपका मैक्सिमम टार्क हो गया। तो इनका जो रिलेशन होता है ये होता है आपका 2A/1 प्लस क्या होता है, 2A/1 प्लस A स्क्वायर प्लस 1, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बटे मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क इज इक्वल टू 2A/A स्क्वायर प्लस 1। यहां पे जो आपकी A की वैल्यू है ये आपका R2/X2 है, क्या है, अपॉन A की जो वैल्यू है ये क्या है आपका R2/X2। ठीक, तो बेटा आज के लेक्चर में आपका स्टार्टिंग टार्क हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रनिंग टार्क बताएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं रोटर की करंट निकालते हैं। ठीक है, रोटर की आज हम लोग करंट निकालेंगे। ठीक, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको स्लिप बताया, ठीक है,
और ट्रांसफॉर्म इंडक्शन मोटर का ईएमएफ क्वेश्चन बताया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रोटर करंट। ठीक, देखिए E2 नॉट, ठीक है, इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑन ठीक, ईएमएफ इन रोटर, ठीक, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। मतलब रोटर जब आपका रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, R2 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग की कंपटीशन की तैयारी हो रही है, ठीक है। और क्या है आपका X2 नॉट, ठीक, रिएक्टेंस इन रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब रोटर का रिएक्टेंस, ठीक है, वो क्या है X2 नॉट, ठीक, नॉट मतलब क्या, रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या आपका I2 नॉट, इसको बोलेंगे रोटर करंट। क्या बोलेंगे? रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। मतलब जहां नॉट आ जाए समझ लीजिए कि रोटर आपका रुका हुआ है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक। अच्छा, Z2 क्या है? Z2 नॉट इंपेडेंस, इंपेडेंस इन रोटर एट स्टैंड स्टिल। मतलब इंपेडेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, एट स्टैंड स्टिल। इससे पहले जो हमने तुम लोगों को लेक्चर दिया था तो उसमें अलग तरह का बताया था, इसमें अलग तरह का बता रहे हैं। हर चीज तरह का समझो क्या होता है। हमने तो तुम लोग को हमेशा कहता हूं कि हर राइटर का अपना लिखने का ढंग है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग राइटर क्या करेंगे, इसको E2 लिखेंगे, और जब रोटर की बात आ जाएगी, जैसे आपका ये है, इसको E2 लिख दिया, ठीक, और जब रोटर की बात आएगी तो ER लिख देंगे। समझ में आओ, जब रोटर मोशन करने लगेगा, समझ गए। अच्छा, आप देखिए इतना सुन में। अब देखिए क्या होता है, बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IZ होता है। IZ कह सकते हो, V मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज हो गया, I क्या होगा, करंट हो, Z क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया, ठीक। तो यहां से अगर हम I नॉट यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, V की क्या हो जाएगा, ये हो सकता है। तो I को नॉट की करंट की वैल्यू क्या रहेगी, E नॉट अपॉन ये Z2 नॉट, या कि क्या होगी, रोटर की करंट, कब, एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बताया था, ठीक। और अगर इसका हम पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है बेटा, और ना cos फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है, पढ़ाया था। cos फाइव इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ये तो होता है, cos फाइव इक्वल टू R/Z। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्या है, R2 है, और Z2 की जगह क्या है, नॉट। तो ये आपका क्या हो गया, cos फाइव। इतना समझ में आया, समझ में आया इतना। अब यहां पे
अब रोटर की करंट बात करेंगे जब रोटर स्टार्ट हो गया, स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो स्लिप की वैल्यू 1 थी, अब रोटर स्टार्ट हो गया, जब रोटर स्टार्ट होता है तो स्लिप की वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब देखो ध्यान दो, हमने क्या बताया था, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K था, लेकिन यहाँ पे आप लोग S मान लेंगे। क्या मान लेंगे? S मान लेंगे। मतलब दोनों का अनुपात का रिलेशन क्या होता है? स्लिप होता है। समझ में? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इसको ड्रॉप कर दें, नीचे आता रहा। अरे चलो, आप देखो रोड, अब हम निकालें कि अब आपका स्लिप पे निकालें, मतलब रोटर आपका स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अगर हम इस पे करंट निकालें, ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि इसको तुम ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो? इस रिलेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे इसको लिखेंगे 2s। 2s मतलब कि जो आपका ईएमएफ है स्लिप पर, मतलब रोटर स्टार्ट हो गया है। ठीक, समझ में? और E1 की जगह क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे। समझ गए? इसी तरह N2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? N2s अपॉन N220। बोलो तो उसको 20 समझेंगे। 20 और ये हो जाएगा आपका I2 नॉट अपॉन I2s इक्वल टू S मान लो इसको। समझ गए? अब इसको दिमाग में रखते हुए चलो निकालते हैं। अब रोटर का करंट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, रोटर का करंट निकालेंगे, चलो ये भी निकाल देते हैं और ऐसे निकाल देते हैं। क्या? नहीं, इसको थोड़ा स्पेस करके बिगाड़ के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जब रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में, अब रोटर घूम रहा है, तो यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें E2s की, तो क्या हो जाएगी? E2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लिप। यहां पे देखो ना, ये इंटू स्लिप नहीं हो जाएगा, तो क्या S2 नॉट। समझ लो, रोटर का ईएमएफ, इसको लिखेंगे ईएमएफ इन रोटर एट स्लिप पर। ठीक है, अब इसी तरह बढ़िया वाला बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड, उससे पढ़ाने में मजा आता है। यहाँ पे ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर अब इसका रिएक्टेंस हम निकालेंगे, रोटर का रिएक्टेंस, तो क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा, है ना? s इंटू, अब ये हो जाएगा X2 नॉट। क्या लिखेंगे? रिएक्टेंस इन रोटर एस, है, रोटर एस होगा ना? क्या है? स्लिपरी में आएगा ना? रिएक्टेंस इन रोटर एट स्लिप। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, तो करंट क्या हो जाएगी? I2s हो जाएगी। ठीक, और हमने यहां लिख दिया S। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी I2 नॉट। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या निकाले थे? S इंटू क्या निकाले थे? V, IV बाई Z। मतलब क्या हो जाएगा? E2 नॉट अपॉन Z2 नॉट। ये आपका क्या होगा? करंट हो गई। या कह सकते हैं इसको, या ये कह सकते हो, या इसको ये भी कह सकते हो, क्या? I2s
अपॉन Z2S। समझ में आया? समझ में आया? हमने क्या किया, पहले स्टैंड स्टिल कंडीशन को कन्वर्ट करके ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, या सीधे इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। मतलब इसको स्लिप कंडीशन भी ले लिया हमने, इसको वो जो था स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो यहाँ पर दोनों सही है। मतलब कुल मिला के पता ये चलता है कि अगर रोटर रुका हुआ है, ठीक, तो जो ईएमएफ होगा और जब रोटर चलने लगेगा वो ईएमएफ होगा, दोनों में किसका अंतर होगा? स्लिप का अंतर होगा। समझ में? मतलब कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज देखो, क्या कह सकते हैं कि ER मतलब, इसको छोड़ो, ये तो समझा दिया तुमको, दूसरी तरह समझो। ER मतलब रोटर का ईएमएफ, R मतलब रोटर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? S इंटू E1 हो जाएगा, मतलब पहले सप्लाई का ईएमएफ, ठीक। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो FR इक्वल टू क्या हो जाएगा? S इंटू F होगा। अगर इसी तरह हम करंट की वैल्यू निकालें IR की, तो क्या हो जाएगा? S इंटू I1 कह लो। तो मतलब कुल मिला के क्या है? स्लिप का अंतर आएगा, ठीक है।